दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ये दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए हमारा होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसी तरह आरएनए होता है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो है 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। कौन कौन से? एक नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, पेंटोज मीन्स 5। तो पेंटोज शुगर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं और एक कार्बन जो है रिंग के बाहर होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर अब हमारे 2 तरह के होते हैं, ये भी राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर हम राइबोज शुगर की बात करें तो इस पर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इन तीनों पे हमारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर हम डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करते हैं तो हमारे कार्बन 2 पे इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्साइल या OH ग्रुप हमारा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखें तो हमारे कार्बन 2 पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब हम अगर बात करें हमारा डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड से और जो कि किससे बने हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने, तो दैट मीन्स इनमें भी हमारे पेंटोज शुगर प्रेजेंट होंगे। तो देखते हैं कि इनमें से किसमें कौन सा पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो जैसे नेम में ही पता चल रहा है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड विच मीन्स इट इंक्लूड्स डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसी तरीके हमारा जो आरएनए है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स राइबोज शुगर। क्लियर है? यहाँ तक की बात एकदम क्लियर। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और जो आरएनए है उसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक की बात होगी एकदम क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये बोथ डीएनए और आरएनए में सेम होता है, इस पर कोई वेरिएशन नहीं होता। तो अगर हम बात करें फॉस्फेट ग्रुप, इसको हम PO4-3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और रिमेनिंग 3 के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण से उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसी को ही हम इनके फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन -3। ठीक है, तो ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया जो कि सेम होता है बोथ डीएनए और आरएनए में। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस की, कि नाइट्रोजन बेसिस कैसे होते हैं, किस तरह के। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेसिस तो हमारा जो दोनों डीएनए और आरएनए है, तो जो पूरा डीएनए और आरएनए हमारे टोटल 5 नाइट्रोजन बेसिस से मिलके बनता है। कौन कौन से? एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। इन्हीं 5 नाइट्रोजन बेसिस से मिलके हमारा पूरा का पूरा डीएनए और आरएनए बनता है। ठीक है, तो इन नाइट्रोजन बेसिस को भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडाइंस। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडाइंस में ही हमारे 5 नाइट्रोजन बेसिस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो प्यूरिन्स जो होते हैं हमारे डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उसी तरीके जो पायरिमिडाइंस हमारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। दैट मीन्स जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस डबल रिंग फॉर्म करेंगे वो हमारे प्यूरिन कैटेगरी में आएंगे, और जो नाइट्रोजन बेसिस हमारे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे वो हमारे पायरिमिडाइन कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम याद कैसे रखें कि किस कैटेगरी में कौन सा नाइट्रोजन बेस आता है या प्रेजेंट होता है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही ईजी ट्रिक बताने वाली थी जो कि एक्चुअल में आपको याद हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक। ट्रिक कहती है कि हमें ये 2 कैटेगरीज तो ऑब्वियसली याद करनी ही होगी, ये 2 नेम्स की प्यूरिन्स एंड पायरिमिडाइंस। तो ट्रिक ये कहती है कि अगर आपको पायरिमिडाइंस याद है वर्ड, तो पायरिमिडाइंस की अगर हम स्पेलिंग में देखें तो Y आता है। तो जिस कैटेगरी यानी कि पायरिमिडाइंस से Y आ रहा है उसमें वही नाइट्रोजन बेसिस आएंगे जिनमें Y प्रेजेंट होता है, जैसे कि थाइमिन उसमें Y आ रहा है, साइटोसिन उसमें भी Y आ रहा है। ठीक है, तो जिन नाइट्रोजन बेसिस में Y आएगा उनको हम पायरिमिडाइन कैटेगरी में ऐड कर देंगे। जैसे कि पायरिमिडाइन में Y है
तो थायमिन एंड साइटोसिन सिर्फ यही दो हमारे ऐसे नाइट्रोजन बेसिस हैं जिनमें वाई प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली हम इनको इस कैटेगरी में ऐड कर देंगे। अब जो रिमेनिंग बचे हमारे यूरासिल को भी थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं, हम इन सिर्फ इन 4 पे फोकस करते हैं। तो 2 का तो हमें पता चल गया जिनमें वाई आता है, वो हमारे पायरिमिडाइन कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इनके अलावा जो 2 बचे दैट इज़ एडेनाइन और ग्वानाइन, वो हमारे किस में चले जाएंगे, प्यूरिन में चले जाएंगे। तो हमें ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जिस कैटेगरी में वाई आएगा उसमें वही नाइट्रोजन बेसिस आएंगे जिसमें भी वाई प्रेजेंट होगा। सिंपल, यहाँ तक कि कोई डाउट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब बात अगर हम करें कि यूरासिल को हम किस तरीके से याद करें, कि इसको हमें किसी कैटेगरी में डालना है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम, क्योंकि ये हमारे नाइट्रोजन बेसिस डीएनए और आरएनए में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में हमारे सिर्फ ये 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। कौन से? एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन, यही 4 प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से अगर हम यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता डीएनए में, उसी तरीके से अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ये 4 प्रेजेंट होते हैं, थायमिन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो अभी हम याद कैसे कर रहा है, देखो इन 4 का तो हमें पता है कि अगर सिर्फ डीएनए की एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हमें थायमिन का तो पता है कि थायमिन हमारा किस में आता है, पायरिमिडाइन में आता है। तो यूरासिल का क्या है, ये यूरासिल थायमिन को रिप्लेस करता है। अगर हमारे पास डीएनए है और हमें आरएनए बनाना है तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा थायमिन होगा उसकी जगह पे यूरासिल आ जाएगा, उसको हटा के धक्का दे के हमारा यूरासिल वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें थायमिन जिस कैटेगरी में थायमिन प्रेजेंट होगा उसी कैटेगरी में हमारा यूरासिल आ जाएगा। दैट मीन्स थायमिन हमारा पायरिमिडाइन कैटेगरी में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा यूरासिल भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। सिंपल हो गया, यहाँ तक की बात हो गई याद करने का तरीका। और अगर आपको प्यूरिन्स को याद करना है कि प्यूरिन्स को किस तरीके से करें, तो प्यूरिन्स को भी आप कर सकते हो एजी सुनते हो, एजी, तो ए से एडेनाइन, जी से ग्वानिन। तो अगर आप प्यूरिन्स में रहता है एजी सुनते हो, तो अगर आपको ये 2 याद होगा तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग 2 है हमारे किस में चले जाएंगे, पायरिमिडाइंस में चले जाएंगे। और यूरासिल हमारा क्या करते हैं, थायमिन को रिप्लेस करते हैं। तो जिस कैटेगरी में भी थायमिन होगा उसकी जगह पर हमारा उसी में हमारा यूरासिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस है, ये जो भी 5 बताए मैंने, लेकिन इन 5 हमने देखा कि डीएनए में भी हमारे 4 प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में भी हमारे 4 प्रेजेंट होते हैं। तो 4 है तो यानी 2 के बीच में पेयरिंग होती है, तो यानी नाइट्रोजन बेसिस के बीच में पेयरिंग होती है। तो जो पेयरिंग है ये सिस्टमेटिक है, ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी किसी के साथ पेयर बना लेगा, नहीं, प्रॉपर पेयरिंग होती है। पेयरिंग की अगर हम बात करें तो प्यूरिन्स हमेशा पायरिमिडाइंस के साथ ही पेयर करेंगे, कभी भी हमें प्यूरिन की पेयरिंग देखने को नहीं मिलेगी या फिर पायरिमिडाइन की पेयरिंग नहीं मिलेगी। हमेशा कभी भी नाइट्रोजन बेसिस की अगर पेयरिंग दिख रही है आपको तो हमेशा प्यूरिन और पायरिमिडाइन के बीच में होगी, ठीक है। इसी तरीके से तो जो पेयरिंग है, जो प्रॉपर पेयरिंग फिक्स है, वो क्या होती है हमारी, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो एट GC, ए टी के साथ पेयर करता है और जी हमेशा सी के साथ पेयर करता है, ए टी के साथ, एडेनाइन थायमिन के साथ पेयर करता है। तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, एट, कि ऐट की हमेशा पेयरिंग होती है। अगर ऐट आपको याद होगा तो जो रिमेनिंग बचा है उनकी पेयरिंग हो जाएगी। ऐट की पेयरिंग होती है और जीसी की पेयरिंग होती है हमारे डीएनए में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आरएनए की बात करें तो अभी हमने देखा था कि आरएनए में क्या होता है, यूरासिल जो है थायमिन को रिप्लेस कर देता है। तो अगर हम इसी पेयरिंग की बात कर लेते हैं, ए का एज इट इज़ रहेगा, टी की जगह पे थायमिन की जगह पे हमारा यू आ जाएगा और जीसी एज इट इज़ रहेगा। तो ये आरएनए में हमें पेयरिंग देखने को मिले। अगर आप पास कभी भी कोई भी ऐसे सीक्वेंस दे दी जाए, सपोज कर उसमें ATGC ऐसे करके पूछा जाए कि ये सीक्वेंसिंग डीएनए की है या आरएनए की है, तो जहाँ पे भी आपको टी प्रेजेंट होगा, थायमिन प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली वो डीएनए की सीक्वेंसिंग है। और जहाँ पे भी किसी सीक्वेंस आपको पूछा गया कि ये पर्टिकुलर किस न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस है, अगर उसमें यूरासिल है तो दैट मीन्स वो आरएनए की सीक्वेंसिंग है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे भी हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियोटाइड्स हमारे किससे मिलकर बनते हैं, नाइट्रोजन बेस पे पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारा न्यूक्लिक एसिड्स दैट आर डीएनए और आरएनए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात है क्लियर है। अब हम थोड़ा डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट होती है। तो डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है, सॉरी। तो डीएनए के अंदर हमारी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट होती है और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। 2 चेन्स है और ये हेलिकल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इस तरीके से, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसको स्टडी करने के लिए हम थोड़ा स्ट्रेट करके इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रैंड्स हो गए, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हो गई,
ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हो गई, ठीक है। और इनके बीच में जो ये हमारे हो गए, ये हमारे क्या है, ये नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है हमारे एंटी पोलैरिटी डायरेक्शन शो करते हैं, मतलब अगर एक जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन मूव करेगी तो दूसरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो हमारी 5'3' पोलैरिटी शो करेगी, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी एंटी पोलैरिटी शो करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम और थोड़ा डिटेल में यानी केमिकल स्ट्रक्चर पे चल के इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो ये आपकी एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हो गई और ये आपकी दूसरी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हो गई, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ठीक है। तो काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड बन के हमारे स्ट्रैंड बनाते हैं। तो देखो, अगर हम गौर से देखो तो ये एक हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसी तरीके से हमारा थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ये एक साइड की चेन हो गई, दूसरी साइड की चेन में भी इसी तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड और ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से ये हमारा शुगर हो गया, उससे अटैच हमारा नाइट्रोजन बेस हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप, सेम इस तरीके से पूरी बॉन्डिंग बनती जा रही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कि, और इस तरीके से हमारे डबल स्ट्रैंड बनती है डीएनए के अंदर। अब वापस एक बार स्ट्रक्चर पे वापस से आते हैं, थोड़े से जो मेजरमेंट्स है, बेसिक मेजरमेंट्स डीएनए के, वो देख लेते हैं। तो ये जो हमारे जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, हमारा डीएनए जो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इन दो स्ट्रैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है हमारा 2 nm, 2 नैनोमीटर। दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 nm होता है। और दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 0.34 nm होता है, ठीक है। और ये जो हमने कॉइलिंग देख रहे हैं कि जो हमारा ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है डीएनए, ये किस पर्टिकुलर फॉर्म में बनता है, ये जैसे कि हमारी नाइट्रोजन बेस है, तो आफ्टर 10 नाइट्रोजन बेस पेयर के बाद ये हमारा एक कॉइल एक टर्न मारता है। उसी तरीके से फिर जैसे ही 10 बेस पेयर कंप्लीट होगा तो सेकंड टर्न मारेगा, फिर जैसे ही 10 बेस पेयर कंप्लीट है फिर अगेन एक टर्न लेगा। तो इस तरीके से 10 बेस पेयर के डिफरेंस में ये कॉइल करते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है 10 बेस पेयर का, जो मेजरमेंट यानी एक टर्न में जितने हमारे नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है उसकी जो लेंथ है ये हो जाता है हमारा 3.4 mm, यानी एक टर्न की जो हमारी लेंथ है वो कितनी हो जाती है 3.4 mm। ये कुछ बेसिक मेजरमेंट्स हैं जो कि हमारी बुक एनसीईआरटी में भी दी गई है, जो कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। इसे अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये जो हम पोलैरिटी की बात कर रहे हैं कि 3 प्राइम 5 प्राइम या 3' एंड या 5' एंड, ये एक्चुअल में आता कैसे, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। अभी जैसे हमने बात करी कि शुगर प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके एक स्ट्रैंड को हम बात करते हैं। ये हमारा शुगर है, शुगर से हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच हो गया, ये शुगर का 5th कार्बन है, 5th कार्बन से हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, जो कि फ्री है क्योंकि ये आगे किसी के साथ बॉन्डिंग पेयर नहीं कर रहा है, राइट, किसी के साथ अटैच नहीं है। यानी 5th कार्बन जो हमारा क्या है, फ्री हो गया। 5th कार्बन पे जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है, यानी 5th डैश जो है 5th एंड जो फ्री हो गया। उसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं इस चेन में, तो ये हमारा शुगर है, इस पर नाइट्रोजन बेस अटैच है, ठीक है। 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप जो फर्दर शुगर से अटैच है। यहाँ पे ये फ्री नहीं है जैसे कि हमने ऊपर में देखा था। तो यहाँ पे फ्री एंड कौन सा है, यहाँ पे शुगर का 1st, 2nd, 3rd कार्बन पे जो हाइड्रोक्साइड यानी OH ग्रुप है वो फ्री है, तो यानी 3' एंड जो है वो फ्री है। तो इसीलिए हम इसको 5' एंड, यहाँ पे ये फ्री हो गया और इसका जो एंड में देखेंगे तो 3' एंड जो है ये फ्री हो गया। उसी तरीके से जो हमारे इसके साइड में जो सेकेंड स्ट्रैंड होगी, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होगी, उसमें भी इसी तरीके से 3' एंड और 5' एंड जो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड, हमने पढ़ लिया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर हमारे पास सिर्फ ये कॉम्बिनेशन हो कि शुगर और नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन है, फॉस्फेट अभी अटैच नहीं हुआ इनके साथ, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन बना है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज़ आवर न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में ये दोनों चीज़ आ गई हैं, सिर्फ एडिशनल हमारा क्या है, फॉस्फेट, जो कि हमारा न्यूक्लियोटाइड में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब थोड़ी इनके बीच की जो बॉन्ड्स बननी है वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी बॉन्ड होती है। तो जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो हमने पेयरिंग बताई थी कि इनके बीच में पेयरिंग होती है, बॉन्ड्स बनती है, तो वो बॉन्ड्स कैसी होती है। नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है। मैं फिर से बोल देती हूँ, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। तो और ये भी स्पेसिफिक होती है। हमने जो एट पढ़ा था, एट यानी
एडेनाइन और थाइमिन, इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनती है हाइड्रोजन, वो डबल बॉन्ड, इन दो बॉन्ड्स बनती है हाइड्रोजन की एट के बीच में। उसी तरीके से GC के बीच में यानी ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है। ये हमेशा फिक्स होती है, सेम होती है। कहीं भी आपको एट देखने को मिलेगा, उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। GC मिलेगा देखने को, उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। और ये ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारा नाइट्रोजन बेस जो है वो शुगर के साथ भी अटैच है। नाइट्रोजन बेस जो है शुगर के साथ अटैच है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनी है वो होती है हमारी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसी तरीके से हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप हमारा किससे बॉन्ड बनाता है? शुगर के साथ बनाता है। और एक फॉस्फेट 2 शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, एक यहाँ से और एक इधर से। तो ये जो बॉन्ड होती है कौन सी होती है? ईस्टर बॉन्ड होती है, ठीक है। तो अब 2 बॉन्ड बन रही है, तो ये हो जाएगा फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोरस बना रहा है, ईस्टर बॉन्ड बना रहा है, कितनी बना रहा है? 2 बना रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ DNA हो गया। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो हमारा ह्यूमन्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेल्स जो हमारे डिप्लॉयड होते हैं, तो उसमें हर सेल के अंदर हमारा DNA प्रेजेंट होता है। तो DNA की लेंथ कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पे प्रेजेंट होती है। और लेंथ में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया कुछ स्ट्रक्चर ऑफ DNA। अब हम थोड़ी सी इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब हम थोड़े से कुछ DNA के फीचर्स देख लेते हैं। 2 मैंने ये स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो हमारा DNA है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, हम देख चुके हैं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, यानी कि अगर एक 5' 3' पोलैरिटी शो करेगा तो दूसरी स्ट्रैंड जो है 3' 5' पोलैरिटी शो करेगी, ठीक है। और ये जो हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये जो कॉइलिंग होती है, स्ट्रक्चर जो इस तरीके से कॉइल करता है DNA का 2 स्ट्रैंड्स, तो ये कॉइल जो है राइट हैंडेड फैशन होती है, मतलब राइट साइड से ये हमारा कॉइल करना चालू करता है हमेशा से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो DNA है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो सबसे पहले DNA फ्रेडरिक मेशर ने 1869 में आइडेंटिफाई किया था, और उस टाइम इसका नाम इन्होंने न्यूक्लिन दिया था। उसके बाद DNA तो बाद में नाम पड़ा है, सबसे पहले इनिशियली फ्रेडरिक मेशर ने आइडेंटिफाई किया था 1869 में, उसको न्यूक्लिन नाम दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो न्यूक्लिन है विच मीन्स DNA जो है हमारा एसिडिक इन नेचर है। इसके बाद विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने विद द हेल्प ऑफ एक्सरे DNA की फर्दर स्टडी की थी। इनके बाद फिर वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे की हेल्प से DNA का डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था। वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे की हेल्प से DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो प्रपोज किया था, ठीक है। अब एक रूल आता है शार्गस रूल। शार्गस रूल क्या कहता है कि जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस है विच मीन्स प्यूरिन्स जो है वो हमेशा पायरीमिडाइन के इक्वल होते हैं। मतलब अगर कोई भी हमारा न्यूक्लिक एसिड है तो उसमें जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरीमिडाइंस होंगे। जैसे कि अगर प्यूरिन्स हमारा उसने बोला है कि A और G, एडिनाइन ग्वानिन हमेशा जो है TC के इक्वल होंगे, थायमिन प्लस साइटोसिन। अगर थायमिन की हम बात हो रही तो दैट मीन्स स्पेसिफिकली DNA की बात कर रहे थे। कभी हमने पढ़ा था कि थायमिन जो है DNA में प्रेजेंट होता है, यूरासिल जो है वो RNA में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये शार्गस रूल कहता है कि जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही हमारे पायरीमिडाइंस होंगे, ठीक है। इसलिए अगर हम DNA के स्ट्रक्चर या स्ट्रैंड में दिए तो उसमें अगर हम बात करें तो, ठीक है। यहाँ तक इस बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं DNA की पैकेजिंग की। DNA पैकेजिंग कैसे होती है? अभी जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो DNA है हर सेल में प्रेजेंट होता है, और ये अप्रॉक्स 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। तो हमें पता है कि सेल जो है बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते। और प्लस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर जाके हमारा ये DNA प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली बात है इतना लॉन्ग DNA को उसमें फिट करना है तो उसको बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में लेके आना पड़ेगा, सो दैट वो उसमें इजीली फिट हो सके, पैक हो सके। तो इसलिए DNA की पैकेजिंग की जाती है। तो देखते हैं किस तरीके से होती है। तो DNA जो होता है हमारा नेगेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। और DNA पैकेजिंग के लिए जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो कि पॉजिटिव इन नेचर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये ऑब्वियसली बात है एक दूसरे के साथ जो है क्लोज आएंगे और पेयरिंग हो जाएगी, मतलब कॉइलिंग होने में आसानी होगी, ठीक है। तो DNA हमारा नेगेटिव हो गया, और उसमें जो DNA पैकेजिंग में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन जो कि पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और ये फर्दर हमारे पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से होता है पूरा प्रोसेस। जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये टोटली 5 तरह के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। जो H1 होता है वो हमारा लिंकर प्रोटीन होता है, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये बाकी जितने भी हमारे 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनसे थोड़ा अलग फंक्शन करता है। रेस्ट
जो हमारे 4 हिस्टोन प्रोटीन है ये एक साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको एक साथ ही पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे 4 रिमेनिंग हिस्टोन प्रोटीन्स है H2A, H2B, H3 एंड H4, इनकी 2 यूनिट्स होती है। और ये 2 यूनिट्स मतलब ये 4 है, इनकी 2 यूनिट्स हो गई, यानी 8 हो गए, 8 यानी ऑक्टामर हो गया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं 8 यूनिट्स का, उसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। ये हिस्टोन ऑक्टामर है। H1 जो हमारा लिंकर की तरह फंक्शन करता है, आगे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। ये हमारा H1 हो गया, यानी हिस्टोन लिंकर हो गया। हिस्टोन ऑक्टामर अभी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स बना जिसमें हमारे 8 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, प्लस डीएनए। कितना डीएनए? 200 बेस पेयर डीएनए। ये तीनों चीज़ मिलके जो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब ये हमारा एक ये हिस्टोन ऑक्टामर बन गया, ठीक है। और एक ये लिंकर अटैच हो गया उसके साथ, और अब इस पे हमारा जो है इसके साथ कॉइल करेगा डीएनए। कितना डीएनए कॉइल करेगा? 200 बेस पे। तो ये जो पूरा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, जैसे कि आप हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। तो ये जो सर्कुलर शेप में दिख रहा है ये हमारा हो गया हिस्टोन ऑक्टामर। ये हमारा H1 जो कि लिंकर का काम करते हैं, और जो ये कॉइल हो रहा है इसके ऊपर ये होता है हमारा डीएनए। तो ये कितना कॉइल हो रहा है? 200 बेस पेयर कॉइल हो रहा है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, कॉम्प्लेक्स बना है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी कॉइलिंग हुई। तो इसी तरीके से जो हमारा 2.2 मीटर डीएनए जो है ना, डीएनए जो है पूरा कॉइलिंग होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं किस तरीके से होता है। तो एक न्यूक्लियोसोम बना, इसी तरीके से काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलकर हमारा सोलेनॉइड बनाते हैं, मतलब 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनॉइड बनाते हैं, और काफ़ी सारे सोलेनॉइड मिलकर हमारे क्रोमैटिड बनाते हैं, और 2 क्रोमैटिड मिलकर हमारा एक क्रोमोसोम बनाते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो 2 क्रोमैटिड मिलकर हमारा क्रोमोसोम बनाते हैं। तो अभी थोड़ा सा रुकते हैं, जैसे कि अपन न्यूक्लियोसोम की बात की, न्यूक्लियोसोम हमारा बना, तो न्यूक्लियोसोम में अगर हम थोड़ा देखते हैं, जैसे हमारा एक न्यूक्लियोसोम बना, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डीएनए जो हमारा पहले न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये जो आपको सर्कुलर बॉडीज दिख रही है, सारे हमारे के न्यूक्लियोसोम्स हैं, ठीक है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम ये बोलते हैं। और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्रोमैटिन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन भी बोलते हैं, जो कि हमें जनरली प्रोफेस में देखने को मिलता है। जब हमारे उसमें जब सेल में न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, तो वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसकी फर्दर कॉलिंग के लिए, बिकॉज अभी स्टिल ये इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सके, ठीक है। तो इसकी फर्दर सुपर कॉलिंग होती है। तो ये हमारा सोलेनॉइड बनाता है। सोलेनॉइड बनाने के बाद फिर हमारा एक क्रोमैटिड बनाता है। ये आपका एक क्रोमैटिड हो गया, 2 क्रोमैटिड मिलके ये हमारा एक क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम, जो कि हमारे डीएनए में सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है। ये फाइनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब थोड़ी सी और हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसोम तक की तो हमने बात कर ली थी कि हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं पैकेजिंग के लिए, लेकिन जो उसके आगे की फर्दर जो हाईली पैकेजिंग होती है डीएनए की या क्रोमोसोम की, हम बोल सकते हैं कि जो सोलेनॉइड या क्रोमैटिड या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन से काम नहीं होता। वहाँ पे हमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हमारे फर्दर उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम क्रोमैटिन के बारे में और देख लेते हैं। जो क्रोमैटिन हमने पढ़ा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हमारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है? तो क्रोमैटिन जो होता है हमारे 2 तरह के रीजन्स इंक्लूड करता है। एक होता है हमारा यूक्रोमैटिन और एक होता है हमारा हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो होता है ये लूजली, जब ये सुपर कॉलिंग होती है, आगे फर्दर पैकेजिंग होती है इसकी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनने में, तो ये लूजली पैक होता है। जहाँ जहाँ पे हमारे यूक्रोमैटिन रीजन होगा ये लूजली पैक होता है। लूजली पैक होने के कारण ये लाइट स्टेन करता है, ठीक है। लूजली पैक होता है इसलिए लाइट स्टेन करता है, और ये एक्टिव इन नेचर होता है। एक्टिव इन नेचर मतलब कि फर्दर जो भी हमारे फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेस या रेगुलेशंस होंगे, जीन रेगुलेशंस वगैरह जो भी होगा, वो हमारा उसमें जो डीएनए इन्वॉल्व होगा वो हमारा यूक्रोमैटिन रीजन वाला डीएनए इन्वॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारा हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ये डेंसली पैक होता है। जब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में आता है, सुपर कॉलिंग होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पैक हो जाता है, ठीक है। इतना डेंसली पैक होता है कि ये डार्क स्टेन प्रोवाइड करता है, और ये इनएक्टिव होता है, बिकॉज जब हम फर्दर इसकी प्रोसेसिंग आगे लेकर हम यूज़ करते हैं तो ये अनवाइंड नहीं हो पाता, सेपरेट आउट नहीं हो पाता है, इसलिए ये इनएक्टिव इन नेचर रह जाता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो यूज़ में आता है वो हमारा यूक्रोमैटिन डीएनए यूज़ में आता है, ठीक है। आज की वीडियो में इसके यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए